Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is number of accountants required to manage a company and their role. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके मन में ना ये क्वेश्चन आता है कि मैं कंपनी रन कर रहा हूं, यानी कि बिजनेस चला रहा हूं एज ए बिजनेस ओनर। तो जगमोहन मुझे बताओ कि मुझे कितने अकाउंट्स पीपल की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग चाहिए, कितने अकाउंटेंट चाहिए मेरी कंपनी में, ज्यादा है कम है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, या होने कितने चाहिए। चलो अकाउंटेंट मैं अपॉइंट कर रहा हूं, उनका रोल क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या आपके मन के अंदर भी आता है? अगर आपके मन में भी आता है ये सवाल एज ए बिजनेस ओनर, तो आज का सेशन ना आपके लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्नेबल सेशन होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि समस्या ये देखी गई है कि अकाउंट्स टीम हमेशा कह रही है कि सर बहुत काम है, बहुत 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 काम है, इतना बिजी है कि ना अब कुछ भी और नया करने के लिए समय ही नहीं है। अब देखो 2A 2B का जो मिसमैच आ रहा है जीएसटी के अंदर, उसको ठीक करवाना है। अभी तो 31 दिसंबर में GSTR 9 की एनुअल रिटर्न फाइल हुई थी, ऑडिट करवाया है, उसके अंदर डिफरेंसेस थे, एमएसएमई की रिटर्न थी। अब परचेज सेल जो सप्लायर हैं, क्रेडिटर्स के अकाउंट अभी रिकंसाइल होने पड़े हुए हैं। मंथली बैलेंस शीट हम कहाँ दे सकते हैं? दे ही नहीं पा रहे मंथली बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी सारी, बहुत बहुत सारी ज्यादा है। जैसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करो तो वहां पर क्या नजर आता है? स्टॉक मैच नहीं कर रहा, फिजिकल स्टॉक कुछ और है, किताबों में कुछ और स्टॉक आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्रीज वहां पर चल रही है। जीपी शीट तो छोड़ ही दो, वो तो बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी जीपी शीट? जब जब प्रोडक्ट वाइज प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन की, सेल की, वाउचर की एंट्री ही नहीं है, तो वो कैसे बन पाएगी? और ना जाने क्या 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 क्या। फिर मन में लगता है कि यार अगर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, तो फिर एक पर्सन और हायर कर दे क्या, एक पर्सन और हायर कर दे क्या, एक पर्सन और हायर कर दे क्या। तो ये विशियस सर्कल बन जाता है। तो मान लीजिए एक पर्सन आपने और हायर कर दिया, अब अलग तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम है। भाई जब तक वो पीओ की पोस्टिंग नहीं करेगा और जब तक वो अपना पीछे का परचेज की पूरी एंट्री चढ़ाएगा नहीं, तो पेमेंट कैसे कर दूंगा? वो करते ही नहीं है। उन्होंने अपने परचेज के बिल ही नहीं चढ़ा रखे, तो जो नया बंदा हायर किया है वो तो निकम्मा है। वो तो अपना काम ही ढंग से नहीं करता, पोस्टिंग ही नहीं कर रहा। जब प्रॉपर पोस्टिंग नहीं होगी, जब भी उसका काम चेक करो, उसने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, इसको ठीक ना करके ज्यादा कर दिया, बिना चेक किए पोस्टिंग कर दी, गलत हेड में पोस्टिंग कर दी। आपने कहा क्या करें? एक पर्सन और हायर करो जो कि इनको सुपरवाइज करे। वो कौन होना चाहिए? एक सीनियर पर्सन होना चाहिए जिसको कई साल का एक्सपीरियंस हो। चलो उसको भी हायर कर दिया। अब उसको हायर कर दिया तो उसने कहा कि सबसे पहले सिटिंग प्लान चेंज करो, दूसरा फाइलिंग का सिस्टम चेंज करो, तीसरा जो काम करने के अंदर अथॉरिटी डेलीगेशन मैट्रिक्स है, फ्लो चार्ट उसके बनाओ, दीवारों पे चिपकाओ, प्लांट के अंदर एक और अकाउंटेंट बिठाओ, सबको जो है लेटेस्ट वाले कंप्यूटर दो, सॉफ्टवेयर चेंज करो। अब पुराने सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, बड़े सॉफ्टवेयर से काम चलेगा। तो जो नया सीनियर अकाउंटेंट सो कॉल्ड हमने सीएफओ हायर किया, इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए उसने शुरू शुरू में ये सारी की सारी चीजें चेंज करवा दी, और लगा कि वाह यार अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ढाक के 3 पात रिजल्ट फिर भी ना आया, खर्चे ज्यादा हो गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया जिस तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया। अब उसको अकाउंटिंग करने के लिए बंदों को आता नहीं है। पहले साल साल, डेढ़ डेढ़ साल तो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में लग गया, समझने समझाने में लग गया। जिन्होंने प्रोसेसेस लगाए थे वो छोड़ के चले गए, और अब जो है नए बंदे आ गए, उनको टैली बिजी आता है, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं आता।
क्या करें, ये ना मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ना उलझ पुलझ गया है, समझ ही नहीं आता। अगर ये प्रोडक्शन होती तो मैं टेक्निकल इसको कर लेता, अगर मार्केटिंग होती तो मुझे पूरी की पूरी समझ है मार्केटिंग की, प्रोडक्ट को डेवलप करना होता मैं कर लेता। लेकिन क्या करूं जगमोहन भाई, क्या करूं मैं, ये तो अकाउंट्स के अंदर कितने बंदे हायर करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इसका सॉल्यूशन तुम दे ही दो। किसके मन में आ रहा है? आपके। क्यों? क्योंकि आप हो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो कि कंपनी चला रहे हो। अच्छा, ऐसा ही सवाल मुझसे कैश फ्लो कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर पूछा, तो हमने कहा चलिए बना देते हैं ना इसके ऊपर एक वीडियो। तो ये लो, देखो देखो इस समस्या को आज हम अच्छे तरीके से बॉटम से, जड़ से, रूट से, फाउंडेशन से खत्म कर देते हैं। कैसे होगी? उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, कितने अकाउंटेंट चाहिए? अकाउंटेंट कितने चाहिए, ये क्वेश्चन ही स्टेप नंबर 1 के बाद आंसर होगा। क्यों? ऐसा क्या है स्टेप नंबर 1 जिसको लेने के बाद ये क्वेश्चन आंसर करोगे? वो स्टेप है, वो स्टेप है, वो स्टेप है मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। आहा, मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, यस यस यस। वो ये है कि आप जरा एक बार अपनी कंपनी में ना बैठ के ना लिखवा लो, जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनसे साथ बैठ जाना और लिखवा लेते हैं मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के अंदर। जरा देखिए हमारी कंपनी में होते कितने काम हैं, एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, पूरा लिख दो। कॉलम नंबर जी, कॉलम नंबर जी में क्या है कि आपकी जो कंपनी 1 है, या हो सकता है कि आपकी कंपनी 2 भी हो सकता है कि आप इंडिविजुअल 1 हो, आपकी वाइफ पार्टनर है तो इंडिविजुअल 2 है, आपने एचयूएफ भी बना रखी है। तो कॉलम नंबर ई के अंदर जितनी भी आपकी लीगल एंटिटी है, कंपनी 1 2, इंडिविजुअल 1 2, एचयूएफ, जितना भी है लिख दो, सब लिख दो। अब कोई अगर मान लो एक कंपनी है तो उसमें कोई ना कोई तो काम होता होगा कॉलम नंबर जी में, जैसे कि जीएसटीआर 1 फाइल करना है दिल्ली का, जीएसटीआर 2 प्रिपरेशन करना है, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 1 2 3, अभी तो 3 भी आ गया। ओके, तो जीएसटी 9 अकाउंट्स मेंटेन करने हैं पर्सनल के, कोई हाउसिंग लोन की पेमेंट जाती है, कोई मान लीजिए ब्रांच ट्रांसफर्स होते हैं, कोई ईवे बिल बनाने होते हैं, कोई जॉब वर्क करना होता है, कोई आपने वेंडर की रिकंसिलेशन करनी होती है, कोई आपने पेटी कैश के वाउचर्स की एंट्री करनी, कोई परचेज की एंट्री, कोई सेल की एंट्री, कोई टेलीफोन के बिलों की एंट्री, कोई बैलेंस शीट बनाना है, तो कोई डीपी कैलकुलेशन करनी है महीने में एक बार, और साल में एक बार ऑडिट करवाना है, ईएसआई की पेमेंट है, एमआईएस की है, लिख लो लिख लो लिख लो। 190 तरह के जनरली काम होते हैं। सैंपल में आपको दे देता हूं कितने, 190, 190 तरीके के काम होते हैं जो कि एक कंपनी में करने होते हैं। अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप है, छोटी है, बड़ी है, कितनी है, ग्रोइंग स्टेज में है, मैच्योर है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 15 ब्रांच, 1 कंपनी, 10 कंपनी, 100 कंपनी, अरे कितने नंबर ऑफ अकाउंटेंट चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या बना लेनी चाहिए? मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बना ली। तो कॉलम नंबर ई बोल रहा है कि वो कौन सी लीगल एंटिटी है, कॉलम नंबर एफ बोल रहा है कि उसकी लोकेशन क्या है, और कॉलम नंबर जी बोल रहा है कि करना क्या है। ये बना लिया। अब जरा हम चलते हैं कॉलम नंबर एच के ऊपर। एच का मतलब ये हुआ कि ये टास्क किस तरह का है, ओटीडी है कि डी है। ओटीडी का मतलब अदर देन डेली। अगर अदर देन डेली है तो हो सकता है मंथली हो। अगर ये मंथली करना होता है तो कब तक करना होता है? हर महीने की 6 तारीख करना होता है। अगर ये काम डी फॉर डेली है, जैसे कि ब्रांच की रिजेक्शन, इन रिजेक्शन, आउट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फाइलिंग को मेंटेन करना डेली का काम है तो डी लिख दो। अगर अदर देन डेली है तो ओटीडी लिख लो। अगर डेली है तो फ्रीक्वेंसी डेली आएगी, और अगर अदर देन डेली है तो मंथली होगी, वीकली होगी। टीडीएस की रिटर्न मंथली जानी है, टीडीएस की पेमेंट मंथली जानी है, टीडीएस की रिटर्न क्वार्टरली जानी है, जीएसटी की रिटर्न मंथली जानी है।
सैलरी हर महीने पे करेंगे, कन्विंस की चेकिंग जो है वीकली करेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो अकाउंट के अंदर 4 बैंक अकाउंट जो मेंटेन होंगे वो आप कब करोगे, वो आप वीकली बेसिस पे करोगे। बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी आपने डिफाइन कर दी और किस दिन वो काम हो जाना चाहिए, वो बोली डे और डेट कौन सा है। अब आती है असली बात, अब आती है कॉलम नंबर के की बात, जिसका नाम है टाइम। टाइम 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 टाइम। पॉइंट ये है कि टाइम कितना लगना है, टाइम कितना लगना है। आप ना सबसे पहले जब आपकी एग्जिस्टिंग टीम है तो उसको ना अंदाजे से, बिल्कुल 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 अंदाजे से, गट फील के ऊपर, रफ फील के ऊपर बोल दो कि ये काम करने में तुम बताओ तो सही समय कितना लगेगा। शुरू में वो बोलेंगे ऐसे थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं जब पीछे से इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी। अगर होने को तो ये काम 5 मिनट में भी हो सकता है, अगर पीछे से इंफॉर्मेशन नहीं आई तो 2-2 दिन नहीं काम होगी। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि ये काम कितने टाइम में होगा। अरे बाबा, अगर मान लीजिए आपके काम की वीडियो बन रही हो, अगर आपके काम की वीडियो बन रही हो तो इस काम को करने में ऑन एन एवरेज समय कितना लगेगा, इसमें एक फैक्टर डाल लेना है आपने। हाँ ठीक है, तो इसको 1 दिन का समय लगता है, इसको 10 मिनट लगते हैं, इसको 15 मिनट लगते हैं। जब लिखना शुरू करोगे ना, ये तो 15 मिनट का काम है, ये तो 2 मिनट का काम है, ये 1 दिन का काम है, ये 3 दिन का काम है। कुछ बेक लॉजिकल बेसिस लेके आपने क्या कर दिया, उसके टाइम को किया। क्योंकि 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 आपने ना उसके बाद क्या करना है, एक एक एक्टिविटी जो टास्क में लिखी हुई है ना, एक एक एक्टिविटी जो टास्क में लिखी हुई है उसकी बनानी है वीडियो। वीडियो कैसे बनाते हैं, सिंपल क्या किया कि जो पर्सन जो काम करता है ना उसको बोलना है कि जूम मीटिंग शुरू कर ले, शुरू कर ली। जूम मीटिंग शुरू करके स्क्रीन शेयर कर ले, स्क्रीन शेयर हो गई और उसमें रिकॉर्डिंग का बटन दबा दो, बस। तो वो जो काम करता चला जा रहा है बोलता चला जाएगा और जूम मीटिंग की स्क्रीन शेयर करके जब रिकॉर्ड का बटन दबाते हो तो वो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी। इस तरह से हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर भी तो आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो आप डाउनलोड करके स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अरे नहीं तो बाबा मोबाइल फोन से ही वीडियो बना सकते हो, उसको फिर वीडियो एडिटर के द्वारा उसका साइज छोटा करके इसको कहीं हम ड्रॉप बॉक्स में, गूगल ड्राइव में या किसी अदर क्लाउड स्टोरेज के अंदर सेव करके लिंक अपने पास रख लेंगे। और हर एक एक्टिविटी का जो रिकॉर्डिंग है, क्या मैंने बोला, हर एक एक्टिविटी की जो रिकॉर्डिंग है उसको इसके अंदर लिंक की फॉर्म में अटैच कर देंगे। एक कॉलम डाल दिया आपने वीडियो रिकॉर्डिंग का और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को इसके अंदर आपने अटैच कर दिया, तो क्या हो गया, क्या काम करना है पता लग गया, वो काम कब करना है, टाइप, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस दिन तक हो जाना चाहिए, उसको अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता कितना है। अरे देखो तो सही, आपकी कंपनी में वर्क लोड असेसमेंट कितनी है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या रहा कि कितने नंबर ऑफ अकाउंटेंट चाहिए, कितने नंबर ऑफ अकाउंटेंट चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क लोड असेसमेंट करनी पड़ेगी मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के द्वारा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप बोलोगे ठीक है, जब वर्कलोड असेसमेंट हो जाती है ना तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला काम करेगा कौन। यहां पर हम लिखते हैं उस एम्प्लॉय का नाम, उस एम्प्लॉय का नाम। चलो ये तो शशि करेगा, ये रवि करेगा, ये सुरभि करेगी, ये सरबजीत करेगा, ये आमिर करेगा। दैट मीन टू से कि हर किसी के पास समय तो एक दिन में 8 घंटे, एक घंटे का बफर लगा दो 7 घंटे। तो अगर 7 घंटे का समय है और उसमें भी थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन की पॉसिबिलिटी आपने दे दी, तो आपको पता लग गया कि कौन कौन से काम करने हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है। तो आप एक लॉजिकल मैथमेटिक बेसिस के ऊपर अपने नंबर ऑफ पर्संस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दी वर्क लोड असेसमेंट। आप कह रहे हो समझ गए, समझ गए, समझ गए। अगर बंदे का नाम है शशि और उसकी डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है, अगर शशि छुट्टी पर जाता है तो शशि को मालूम है कि नेहा जो हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट है उसको मैं अपना क्रिटिकल काम डेलीगेट करके जा सकता हूं। कौन किसको काम डेलीगेट करके जा सकता है ना, पहले से ही बैकअप का कॉलम इंसर्ट कर दो। इससे ना जिंदगी आसान बनी रहती है, क्योंकि सुरभि जब भी जाती है ना तो दविंदर मैडम उनके क्रिटिकल काम को टेकअप कर लेती है, और जब भी सरबजीत जाता है ना उसके क्रिटिकल काम को हमेशा आमिर टेकअप कर लेता है, और जब आमिर जाता है, जब आमिर जाता है तो उसके काम को रवि टेकअप कर ही लेता है। हाफ डे पे है, फुल डे पे है, 2 दिन पे है, 1 दिन पे है, तो यानी कि आपका कंपनी का काम ना नाम लिख के और उसके पीछे बैकअप लिख के सारा काम हो गया। तो हुआ क्या,
मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बैकअप, कंपनी, लोकेशन, टास्क, टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस डेट को करना है, टाइम कितना लगेगा और किस डेट से ये काम कर रहे हो गई वर्कलोड असेसमेंट। कितने नंबर ऑफ अकाउंटेंट चाहिए, वर्कलोड असेसमेंट के बेसिस के ऊपर चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ट्रायंगल है। अब ये क्या चीज है, ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ट्रायंगल क्या होता है, देख लो देख लो देख लो। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि अब ना आप अपनी कंपनी में ना एक बार के लिए डिसाइड कर लो कि हर काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। तो क्या आपकी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, यानी कि मैनेजमेंट, बिजनेस ओनर, टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठी हुई है। आपकी कंपनी में ना एक ऑडिट करने का सिस्टम होना चाहिए, चाहे तो कोई साल में एक बार बाहर का बंदा ऑडिट करे, या हाफ ईयरली 2 बार ऑडिट करे, या क्वार्टरली साल में 4 बार ऑडिट करे, या साल में 12 बार मंथली। एक ऑडिटर जब होगा ना तो क्या रहेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो ऑडिट होके आती है, और कंपनी में एक डिसिप्लिन का कल्चर बना रहता है, डिसिप्लिन का कल्चर बना रहता है। और आपकी कंपनी में क्या चाहिए, एक फाइनेंशियल कंट्रोलर चाहिए, जिसको बोलते हैं सीएफओ, जिसको बोलते हैं सीनियर अकाउंटेंट, जिसको बोलते हैं अकाउंट हेड। एक तो पर्सन होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में एक ही अकाउंटेंट है तो वही फाइनेंशियल कंट्रोलर भी कहलाएगा, वही डूअर कहलाएगा। अगर आपकी कंपनी में 2 अकाउंटेंट हैं तो एक फाइनेंशियल कंट्रोलर कहलाएगा, एक डूअर कहलाएगा। 1+1 की टीम हो गई तो 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, डिपेंडिंग अपॉन दी मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो देखते क्या है, MIS बनती कहां से है। आपकी कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज थी ना, वो अकाउंट रिसीवेबल की एक्टिविटी, सेल, बैंकिंग, अकाउंट पेबल की एक्टिविटी, परचेज, एक्सपेंसेस, कंप्लायंस की एक्टिविटी, GST, TDS, ESI, PF, ITR, MC रिटर्न, ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सब कंप्लायंसेस हैं। और डॉक्यूमेंटेशन, जो भी परचेज के बिल आप फाइलों में रखते हो, फाइलिंग करते हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस के, एसेट के, रजिस्टर के बिल, वो डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपकी कंपनी में अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ट्रायंगल बन गया अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ट्रायंगल। ओके, तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि जब स्ट्रक्चर हमने सही कर दिया ना, जब हमने स्ट्रक्चर सही कर दिया तो क्या होगा, काम होगा। तो फिर नंबर ऑफ अकाउंट्स पीपल जो रिक्वायर्ड है, जो उसमें तुमने एक फाइनेंशियल कंट्रोलर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है, वो क्यों 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 क्यों, वो इसलिए ताकि स्टेप नंबर 3 में अब आप ना उस फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल डिफाइन कर दें। आप कहते हैं ना काम क्या है, रोल क्या है, एक बंदे का रोल डिफाइन कर दो, बाकी सारे अकाउंटेंट से काम अपने आप ही हो जाएंगे। क्योंकि बाकी सभी अकाउंट्स टीम में जो लोग हैं ना, वो AR AP कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे। वो अकाउंटेंट होंगे मिनिमम रिक्वायर्ड स्किल सेट्स वाले होंगे, जो अपना काम करेंगे। और फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल क्या होगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर के मात्र 4 ही काम है। अच्छा, 4 कामों में पहला काम क्या है, पहला काम ये है MIS को रिव्यू करना, MIS को रिव्यू करना, MIS को रिव्यू करना। मतलब मैंने दिखाया ना आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ट्रायंगल के अंदर MIS बनती है, कब बनती है, वीकली। कौन बनाता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर। और फाइनेंशियल कंट्रोलर MIS को बना के उसको देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। पहला काम क्या है, MIS को देखना। क्योंकि जब उसने देखा तो उसको पता लगा कि इन्वेंट्री कितनी है, उसको पता लगा कि कहीं अकाउंट पेबल ओवरड्यू तो नहीं चल रहे हैं, उसको पता लगा अकाउंट रिसीवेबल ओवरड्यू तो नहीं चल रहे हैं, उसको पता लगा कि ये रिफंड अभी भी पेंडिंग है, उसको पता लगा कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी भी किसी के पास गया हुआ है जो वापस लेना है। उसको देखकर पता लगा MIS के द्वारा कि आज की डेट में मेरी वर्किंग कैपिटल है कितनी और होनी कितनी चाहिए। MIS की जो पैरामीटर है ना, उसको कौन देखता रहता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर। बिजनेस ओनर नहीं देख रहा, पहले तो फाइनेंशियल कंट्रोलर देखता है। देखकर करेंगे क्या, देखकर एक्शन लेंगे उसके ऊपर। खाली देखने से क्या होगा, खाली देखने से क्या होगा, देखने से थॉट्स आएंगी, थॉट ट्रिगर करेंगी फीलिंग्स को। उत्तरी इतना ज्यादा स्टॉक हो गया, जरा परचेज वालों से बात करते हैं, ओहो हो, ये तो ओवरड्यू हो रहे हैं। तो फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स कहां पर निकल के जाएंगी, एक्शन के ऊपर। थॉट्स लीड्स टू फीलिंग, लीड्स टू एक्शन, लीड टू
रिजल्ट। तो एक्शन लेना है किसने? पहला एक्शन फाइनेंशियल कंट्रोलर से है। हाँ, फाइनेंशियल कंट्रोलर ही बैंकों से बात करेगा कि क्या बात है भाई साहब, ये आपके बैंक चार्जेस इतने बड़े हुए हैं, ये किस चीज के चार्जेस लगा दिए। फाइनेंशियल कंट्रोलर ही बात करेगा कि जब ऑलरेडी इतना WIP और वर्क और फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, ये और काहे की परचेज करते चले जा रहे हो, सप्लायर खड़े करते जा रहे हो, उसकी पेमेंट करनी है। तो एक्शनेबल, तो ये एक्शनेबल वो निकालेगा, वो फिर बताएगा बिजनेस ओनर को कि सर मैंने ना MIS को रिव्यू किया है, उसमें से ये एक्शनेबल निकलते हैं। तो MIS बना के उसको एनालाइज करके बिजनेस ओनर को, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है वीकली बेसिस के ऊपर, और इंश्योर करना है फाइनेंशियल कंट्रोलर को कि उसके AR AP कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन क्या था, वो ये था ना, AR AP कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन कौन इंश्योर कर रहा है? वो फाइनेंशियल कंट्रोलर इंश्योर कर रहा है कि AR AP कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन 100% फॉलो हो रहे हैं, और कोई भी गैप है तो उसको फुलफिल करने का काम भी फाइनेंशियल कंट्रोलर का है। बैठ जाओ सीट के ऊपर, आई डू यू सी, फाइनेंशियल कंट्रोलर करेगा, अकाउंटेंट देखेगा। यू डू आई सी, फाइनेंशियल कंट्रोलर देखेगा और अकाउंटेंट करेगा। यू डू, यानी कि अगर कोई गैप आ गया है तो जिम्मेदारी है करके दिखाने की, लीड बाय एग्जांपल। किसकी? फाइनेंशियल कंट्रोलर की। आई डू यू सी, यू डू आई सी, यू डू, यानी कि सिस्टम रन करेगा बिजनेस को और पीपल रन करेंगे सिस्टम को। किसने इंश्योर कर दिया? फाइनेंशियल कंट्रोलर ने। और इन तीनों कामों की वेटेज दी गई है 20%, है। 3 कामों की वेटेज 20%, तो 80% काम क्या है फाइनेंशियल कंट्रोलर का? 80% काम है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कंट्रोल करना और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करना। फाइनेंशियल कंट्रोलर बजट बनाएगा, वो देखेगा कि बजट के हिसाब से ही पिछले महीने में खर्चे हुए हैं ना, और जो पैसा आने वाले समय में चाहिए वो अरेंज कहां से होगा? कस्टमर से उतना पैसा आ रहा है ना, कैश रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं ना। अच्छा, कहीं मुझे सेकंड क्रेडिट लाइन पहले से अरेंज करके चलनी है, अगर पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है तो मुझे सप्लायर से बात करके पेमेंट के शेड्यूल को आगे पीछे करके बहुत बढ़िया वाली कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलनी है। कौन करेगा? कौन करेगा? फाइनेंशियल कंट्रोलर करेगा। ओके जगमोहन, समझ आ गई तुम्हारी बात। स्टेप 3 में रोल भी समझ आ गया। आज के सेशन में आप समझना चाह रहे थे कि नंबर ऑफ अकाउंट्स पीपल कितने चाहिए कंपनी के काम को मैनेज करने के लिए, उनका रोल क्या है। और आपको पता लग गया कि सबसे पहले बनेगी मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, और फिर बनेगा अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ट्रायंगल नॉलेज के लिए, सामने लिखने के लिए। और अब डिफाइन कर दिया आपने फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल, तो बन गई ना बात। इस तरह के आपके और भी क्वेश्चन आए ना, तो www.jsaonline.in पे जाओ। कहां पे? jsaonline.in पे जाना है। ये क्या है? ये ना कैश फ्लो हेल्पलाइन है। कैश फ्लो हेल्पलाइन से क्या हो जाना है? कैश फ्लो हेल्पलाइन से आपके सारे क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं। तो रन अ कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस, जैसे आप रजिस्टर करते हो, यू कैन आस्क योर एनी क्वेश्चन। जब आप लॉगिन कर लेते हो, रजिस्टर कर दो, लॉगिन कर दो, और जाकर पूछ लिया आपने, आस्क योर क्वेश्चन, पूछ डाला तो लाइव जिंगा डाला, एंटर योर क्वेश्चन, सबमिट, एंड यू विल गेट द पर्सनलाइज्ड आंसर। ओके, thank you so much for participating in today's live session of 5am कैश फ्लो मास्टरी। आपकी पार्टिसिपेशन ना इतना इंकरेज करती है कि हर बार मुझे सुबह 5 बजे आने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और इसी बहाने कितने ही क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तो बताओ जी, कैसा लगा आज का सेशन? आज तो बहुत बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव हैं, तो बता दो जरा फटाफट से, सेशन कैसा लगा? गुरप्रीत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुरप्रीत जी। सुशील जी कह रहे हैं गुड सेशन। सुरेंद्र जी भी आज है हमारे साथ, अमेजिंग आई ओपनर, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। डॉक्टर संजय नरवाल जी, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शुभम सहगल जी, आपका भी स्वागत है, अमेजिंग, थैंक यू। और अभी ना स्ट्रक्चर मिल गया ना, शुभम जी कह रहे हैं मिल गया स्ट्रक्चर, जगमोहन मिल गया स्ट्रक्चर। तो चलिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी मैं निकल रहा हूं एक नेक्स्ट अमेजिंग एरोसिटी
न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर धमाल करेंगे आज। चलिए, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन हैव अ अमेजिंग टाइम। थैंक यू आकाश तिवारी जी फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर encouragement. Bye. Thank you.